नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बीएड का एक टॉपिक जिसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इससे पहले हम लर्निंग थ्योरी में पढ़ चुके हैं थॉर्नडाइक का प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सिद्धांत को प्रतिस्थापन सिद्धांत या अनुबंध सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ कि जो भी सिद्धांत है, जो भी उसके उपनाम हैं, उन सभी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हो सकता है नाम चेंज करके आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए आप इसके जो उपनाम है उसको भी याद कर लीजिएगा। तो जो ये सिद्धांत है, इसे प्रतिस्थापन सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत या फिर अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। वास्तव में अनुबंध का सिद्धांत शरीर विज्ञान का सिद्धांत है तथा इस अनुबंधन क्रिया में उद्दीपन और प्रतिक्रिया में संबंध द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। मतलब कि जैसे कि हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक के उसमें कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखकर कोई एक्टिविटी करते हैं, है ना। तो इस वाले सिद्धांत में क्या है कि जब हम किसी चीज़ को देख करके एक हमारा जो रिलेशन बन जाता है, किसी चीज़ से एक संबंध स्थापित हो जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा हम सीखते हैं। अभी आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो 1904 में रूसी शरीर शास्त्री I.P. पावलोव ने किया था। तो जो पावलोव है उनके अनुसार क्या है कि अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ स्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक उत्तेजना से है। जैसे किसी काले रंग की वस्तु को देखकर बालक का डर जाना अथवा गोलगप्पे की दुकान देखकर लड़की के मुंह में पानी भर आना, धीरे धीरे यह एक स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। स्वाभाविक का मतलब ही यही हुआ कि नेचुरली जो किसी चीज़ को देख करके आपके अंदर जो फीलिंग आती है, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने अगर लॉयन आ जाएगा तो आप उसको देख के थोड़ा सा डर जाएंगे, है ना। तो ऐसे, या आप कह सकते हैं कि जैसे टेस्टी से फूड को देख कर कि खूब अच्छा सा खाना है आपके सामने, तो उसे देख करके मुंह में लार आना, तो ये क्या एक आपकी स्वाभाविक क्रिया है, ठीक है। फिर हमारे आगे आते हैं एडरसन। तो जो एडरसन आते हैं, इन्होंने क्या कहा कि कुछ मूल उद्दीपकों के प्रस्तुत होने पर जो क्रियाएं होती हैं उन्हें स्वाभाविक क्रियाएं कहते हैं। यदि इन मूल उद्दीपकों के साथ एक नया उद्दीपक जोड़ दें और इसको बार बार दोहराएं तो एक स्थिति ऐसी होती है कि जब मूल उद्दीपक का प्रयोग नहीं भी किया जाता तब भी व्यक्ति वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे पहले करता था। मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग अभी लेट उठते हैं सो के, लेकिन जैसे आपने क्या किया, रोज़ आप अलार्म लगाते हो 5 बजे का, और रोज़ आप क्या कर रहे हो, रोज़ सुबह 5 बजे आप उठ जाते हो। जैसे ही आपका अलार्म बजता है आप उठ जाते हो। लेकिन ये क्या हो गया, ये आपके अब डेली हैबिट्स में आने लगा। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार कि जब अलार्म ना बजे, हो सकता है आप अलार्म लगाना भूल जाएं, तो आपकी एक स्वाभाविक क्रिया बन जाएगी वो, यानी कि आपकी आंखें खुद ही खुल जाएंगी 5 बजे, है ना। तो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए कि कोई चीज़ हमारे लाइफ में जो डेली होती है, एक तरीके से डेली हो रही है, तो वो आपकी एक स्वाभाविक क्रिया हो जाती है। मतलब कि आपको उसकी आदत पड़ जाती है और आप वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगते हैं अगर कोई नई चीज़ नहीं भी होती। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना अलार्म का, कि जैसे आप अलार्म बजाते हो 5 बजे का आपने लगा रखा है अपनी वॉच में और बज जाता है वो, तो सुबह आप जब से उठते हो, डेली उठते हो, तो ऐसा समय भी आता है कि जब अलार्म नहीं भी बजेगा तो भी आपकी आँख क्या होती हैं, 5 बजे खुल जाती है ना। तो ये समझाने का प्रयत्न किया गया है। तो आगे हम बात करते हैं कि जो पावलोव हैं उन्होंने क्या प्रयोग किया था, ठीक है, और किस पे किया था ये भी याद रखिएगा। थॉर्नडाइक ने किस पे किया था, भूखी बिल्ली पे किया था प्रयोग, ठीक है। और जो हमारे पावलोव हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने किस पर किया था। तो जो पावलोव हैं उन्होंने अपने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का जो प्रयोग किया था वो एक कुत्ते पर किया था। देखिए ध्यान रखिएगा, किस पे किया था, एक डॉगी पे किया था, जिसको उसने एक ध्वनि रहित कमरे में एक मेज से बांध दिया था। ध्वनि रहित मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी आवाज़ नहीं थी, ऐसे कमरे में उन्होंने अपने डॉगी को बांध दिया एक टेबल से, जिससे कुत्ते को बाहरी शोर प्रभावित व परेशान ना कर सके। वह उसने एक छोटी सी खिड़की खोल दी जिसमें से अंदर झांककर कुत्ते की क्रियाओं को देखा जा सकता था, ठीक है। यानी कि आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि एक कमरा है, बिल्कुल बंद है, वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल शांति, और खाली एक मेज है जिसमें एक डॉगी को बंद कर दिया गया है उस मेज से, और एक छोटी सी बिल्कुल खिड़की है ताकि आप झांक के देख सकें कि जो वो डॉगी है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या प्रतिक्रिया कर रहा है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। उसने कुत्ते की लार की नली को काट कर एक रबड़ की नली के द्वारा जोड़कर कांच की कटोरी में रख दिया, जिससे कि कुत्ते की लार उसमें एकत्रित हो जाए। प्रयोग शुरू करने से पहले पावलोव ने कुत्ते के सामने गोश्त का टुकड़ा रखा,
गोश्त का टुकड़ा रखा और जिसकी गंध व स्वाद के कारण कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। ठीक है, मीन्स नॉनवेज रखा उसके सामने और उसकी जो स्मेल थी, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि उसके लार आने लगी मुंह में, उसके डॉगी के उसकी लार टपकने लगी। फिर क्या हुआ कि दूसरी बार पावलव ने भोजन रखने के साथ साथ एक घंटी बजाई, फिर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। ठीक है, फिर इस घंटी वाले प्रयोग को कई बार दोहराने में घंटी बजाकर कुत्ते को खाना दिया जाता, मतलब कि जैसे ही बेल बजती तो उसके आगे खाना आ जाता था उस डॉगी के सामने। अब ये चीज़ क्या हुआ कि डेली हुआ कि हाँ, अब उसके दिमाग में क्या फीड हो गया कि हाँ, अब ये बेल बजी है तो अब मुझे खाना मिलेगा, और ये उसके बीच में क्या हुआ, संबंध बन गया ना कि अब बेल बजी है तो अब मुझे खाना मिलेगा, और बेल बजते उसके मुंह में क्या था, खाना देखते ही उसके मुंह में लार आने लगती थी। अब ये प्रयोग उसके बाद उसके साथ कई बार हुआ। ठीक है, कई बार उस घंटी बजाकर कुत्ते को खाना दिया जाता था और अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि केवल घंटी बजते ही कुत्ते की लार टपकने लगी। ठीक है, यानी कि उसके सामने खाना नहीं भी दिया तो भी क्या हुआ कि उसके मुँह में लार आ गई। क्यों? क्योंकि उसकी एक पूरी हैबिट बन गई ना कि बेल बजती उसको खाना मिलता है। फिर इससे यह ज्ञात हुआ कि कुत्ता घंटी की आवाज़ से प्रतिबद्ध हो गया है। इसमें भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, घंटी जो है वो अस्वाभाविक उद्दीपन है, और लार टपकना क्या हुआ, इसमें एक अनुक्रिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले क्या क्या चीज़ें थी, इसमें हमारे उद्दीपन क्या थे, भोजन था, घंटी की अनुक्रिया थी, लार था। ठीक है, भोजन आता था, घंटी बजती थी तो उसके मुंह में लार आती थी। ठीक है, और जब ये उद्दीपन 1 उद्दीपन 2 यानी कि भोजन और घंटी दोनों होने से क्या करता था, वो एक अनुक्रिया करते था, और भोजन और घंटी बजने से क्या आती थी, उसकी लार आती थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसमें एस का मतलब कि स्टिमुलस, और आर से है रिस्पॉन्स की, जो वो किसी उद्दीपन को देख के जो अनुक्रिया करता था। ठीक है, यानी कि S1 + S2 = R, ये चीज़ है। अब देखिए जो ये सिद्धांत है, अब इस सिद्धांत के भी कुछ निम्नलिखित नियम हैं। तो पहला आता है हमारा समय सिद्धांत। इस सिद्धांत में दोनों उद्देश्यों यानी कि घंटी बजाना व खाना देना के बीच जितना कम समय अंतराल होता है, वह प्रभाव उतना ही अधिक प्रभावी होता है। जैसे कुत्ते को घंटी बजाकर एक निश्चित समय पर ही खाना दिया गया। सेकंड क्या चीज़ थी कि तीव्रता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो क्रिया हमें व्यवहार में लानी होती है, उस क्रिया की शिक्षा हमें उसे पहले देते हैं और बाद में अन्य सामान्य शिक्षा देते हैं। पावलोव ने पहले घंटी बजाई व बाद में कुत्ते को भोजन दिया। अगर उसे यानी कि किसी डॉगी को भोजन पहले ही दे दिया गया होता तो वह घंटी की आवाज़ से प्रतिबंध नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये तीव्रता का सिद्धांत है। एकरूपता का सिद्धांत क्या है कि इसमें प्रयोग में की गई अनुक्रिया को उसी प्रकार से दोहराना चाहिए जिस प्रकार से पहले दोहराई गई हो, इससे उसे व्यवहार में लाना आसान हो जाता है। क्योंकि एकरूपता का सिद्धांत यही है ना कि जैसा आपने सेम पहले किया, वही सेम चीज़ जब आप बार बार करोगे तभी तो वो हैबिट में आएगा, है ना। फिर नेक्स्ट आता है 4th पॉइंट है हमारा पुनरावृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई क्रिया बार बार की जाती है या दोहराई जाती है तो वह हमारे व्यवहार में आ जाती है। जैसे यहाँ पे बार बार घंटी बजाकर कुत्ते को भोजन दिया गया तो बाद में उसका व्यवहार का अंग बन गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा व्यवधान का सिद्धांत। पावलोव ने इस सिद्धांत अनुसार अनुबंधन की स्थापना ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर शांति व नियंत्रण हो। आपको कोई भी प्रयोग करना है तो बिल्कुल एक पीसफुल इन्वायरमेंट में करना चाहिए। इससे किसी क्रिया को सीखने में बाधा नहीं पड़ती, कोई भी चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करती, और जो कार्य बिना किसी बाधा के सीखा या सिखाया जाता है तो वह आसानी से व जल्दी ही सीख लिया जाता है। इसलिए पावलोव ने कुत्ते को एक शांत व नियंत्रित कमरे में बांधा था जिससे कोई भी बाहरी बाधा उसकी अनुक्रिया में बाधा उत्पन्न ना कर सके। अब देखिए जो हमने ये सिद्धांत पढ़ा, अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या इसका महत्व है, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है कि इस सिद्धांत के आधार पर बालकों की गलत आदतों व असामान्य व्यवहार में परिवर्तन आता है। सेकेंड है कि इस सिद्धांत में क्रियाशीलता पर अधिक बल दिया जाता है। इसी क्रियाशीलता के आधार पर कोई बालक किसी कार्य को जल्दी सीखता है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत अच्छी आदतों को डालने व बुरी आदतों को बदलने में सहायक होता है जो बालक के जीवन में लाभदायक होती है। 4th पॉइंट है कि यह सिद्धांत विद्यार्थियों में उत्पन्न भय व डर को दूर करता है। इस सिद्धांत की सहायता से विद्यार्थी छोटे छोटे प्रत्ययों को भी आसानी से समझाया जा सकता है। 6th पॉइंट है कि यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर आधारित है। जब किसी कार्य को विद्यार्थी बार बार करता है तो उसे ज्ञान जल्दी याद हो जाता है। इस सिद्धांत में केवल सीखने सिखाने की परिस्थितियों का वर्णन होता है जिससे सीखना आसान हो जाता है। अब देखिए सिद्धांत की अगर इसके मेरिट्स हैं तो इसकी कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। इसकी आलोचना क्या हुई, पहली आलोचना है वो ये है कि इस सिद्धांत के द्वारा केवल कुछ ही क्रियाओं को सीखना संभव है, मतलब सिखाना संभव है। सभी क्रियाओं को इसके द्वारा
द्वारा नहीं सीखा जाता है। सेकेंड चीज़ है कि यह सिद्धांत केवल जानवरों पर ही लागू हो सकता है, व्यक्तियों पर नहीं, क्योंकि हम जानवरों को तो बांध कर सिखा सकते हैं लेकिन व्यक्तियों को नहीं। थर्ड है कि यह सिद्धांत मनुष्य को एक मशीनरी मानकर चलता है और उसी के आधार पर व्यक्तियों को कार्य सिखाता है, जबकि मनुष्य कभी भी मशीन की तरह कार्य नहीं कर सकता। फोर्थ है कि कभी भी किसी कार्य को अनुबंधित करके नहीं सिखाया जा सकता। यह हानिकारक हो सकता है क्योंकि बालक जन्म लेने के साथ ही अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने लगता है, उसको बाध्य करके नहीं। फिर फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है कि इस सिद्धांत में निरंतर अभ्यास से ही किसी क्रिया को सिखाया जा सकता है और इस क्रिया में बालक की अपनी इच्छा का दमन हो जाता है। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की गई थी सिद्धांत की। तो ये सिद्धांत इतना ही था। आई होप आप समझ गए होंगे इस सिद्धांत को। इसका जो नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड से शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।